हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्री नेट JRF फिजिक्स। लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जेस्ट के न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम TFR के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ हाई एनर्जी E and shot at a nucleus of oxygen OH-16। एक प्रोटॉन है, उसको एक्सेलरेट किया जाता है हाई एनर्जी E तक और उसको शूट किया जाता है एक ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर। ठीक है, इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द कूलाम्ब बैरियर एंड रीच द सरफेस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस E मस्ट बी एट लीस्ट। जो कूलाम्ब बैरियर है उसको पेनिट्रेट करके ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के सरफेस तक पहुंचने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो देखिए ये प्रोटॉन है, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा +E। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है यानी इसमें 8 तो प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन्स का वजह से इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +8E। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब अगर प्रोटॉन को ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के सरफेस तक पहुंचना है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है, उस एनर्जी को, जो बैरियर है उस बैरियर को कम से कम इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी से ये आए कि वो जो कूलाम्ब बैरियर आ रहा है इनके चार्जेस की वजह से उसको वो क्रॉस कर सके और इसके सरफेस तक पहुंच सके, वो मिनिमम एनर्जी हमको निकालनी है। तो टू पेनिट्रेट कूलाम्ब बैरियर एंड रीच द सरफेस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस E must be equal to potential energy between 8E nuclear charge of oxygen and E that is charge of proton। ठीक है, तो एनर्जी E क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, यहाँ पर Q1 क्या है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज E, Q2 क्या है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर चार्ज जो कि +8E है। अब हमको सारे ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए E से डिवाइड कर देंगे। एक इससे ये कैंसिल। आर जो है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो सकती, क्या लिख सकते हैं, R0 8⁻1/3। तो K की वैल्यू ये, E की वैल्यू ये, 8 ऐसा का ऐसा, R0 1.2 फर्मी, A⁻1/3। ए मास नंबर कितना है ऑक्सीजन के लिए, 16। वैल्यूज पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट एनर्जी हमारी 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब हम। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर plutonium is used as a fuel, releasing energy by its fusion into isotope of barium and strontium through the reaction। ये रिएक्शन बता रखी है, एक फ्यूजन है ये। ठीक है, एक एटम प्लूटोनियम का जब फ्यूजन होता है उसका न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करने के, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की जाती है जैसे, है ना, तो ये चीज़ें बनती हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है। ठीक है, और ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन वन कैन एस्टिमेट द नंबर ऑफ सच फ्यूजन रिएक्शंस पर सेकंड इन 100 मेगावाट रिएक्टर एस। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ सच फ्यूजन रिएक्शंस पर सेकंड इन 100 मेगावाट रिएक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि हमको प्रोसेस में क्या करना है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में यानी एक एटम का फ्यूजन हो रहा है, इसमें कितनी एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रिलीज हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है। अब जब एक फ्यूजन की वजह से एनर्जी निकल रही वो आ जाएगी और हमको बोल रखा है क्या है, 100 मेगावाट का रिएक्टर है तो टोटल एनर्जी उससे इतनी निकलती है। तो जब टोटल पता है, एक की पता है, तो कितने नंबर ऑफ फ्यूजन्स हो रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये रिएक्शन हो गई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तीनों की लिख दी है। अब एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 1 प्लूटोनियम किसके बराबर होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के लिए इन दोनों की लेंगे, वो क्या थी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, तो बेरियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी टोटल है वो क्या हो जाएगी 8.2 और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने 146, तो 146 इंटू 8.2। ठीक है, इस तरह से इसकी लिखनी आ जाएगी, इस तरह से इसकी भी लिखनी आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 163.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या एक फ्यूजन की आ गई है और 100 मेगावाट का रिएक्टर है, तो नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस पर सेकंड इन 100 मेगावाट रिएक्टर निकालने के लिए टोटल में से हम एक ही को डिवाइड कर देंगे। तो 100 इंटू 10⁻6 मेगा की वजह से
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3.9 × 10⁻18 आ जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, A spin half particle A decays to two other particles B and C। ये spin half particle A है, डिके हो रहा है दो दूसरे particles B और C में। If B and C are of spin half and spin 1 respectively, B की spin तो कितनी half है, C की spin कितनी है 1 है। Then a complete list of the possible values of the orbital angular momentum of final state that is B plus C is। तो जो फाइनल स्टेट B प्लस सी है, इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंप्लीट लिस्ट बताने क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो देखिए इधर हमको स्पिन हाफ दे रखी है, एल हमको नहीं दे रखा है, तो हमको एल को 0 लेके चलना है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इस साइड का टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हाफ है, तो इस साइड का भी कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। अब देखिए स्पिन यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1 है, इनके कॉम्बिनेशन से हम करते हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 1 माइनस हाफ 1 प्लस हाफ, यानी हाफ और 3/2। अब B प्लस सी जो है उसके लिए हमको पूरे सिस्टम के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम J क्या होता है, L माइनस एस टू एल प्लस एस से दिया जाता है। अब यहाँ पर हमको L कैलकुलेट करना है, J जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से हाफ ही रहेगा, और स्पिन की दो वैल्यूज है, एक तो हाफ और एक 3/2, तो दोनों को कंसिडर करके निकाल देते हैं। सबसे पहले हम S को हाफ लेते हैं, तो J इक्वल टू एल प्लस एस और J इक्वल टू एल माइनस एस, एस इक्वल टू हाफ और J तो हाफ ही होगा। इससे निकालते तो L की क्या क्या वैल्यूज आती है, एक तो 0 और दूसरी आती है 1। अब सेकेंड स्पिन कितनी हमारे पास 3/2 है, तो यहाँ पर जैसे S की वैल्यू हाफ रखी थी, सिंपली इसके लिए हम यहाँ पर S की वैल्यू 3/2 रख देंगे, तो L की वैल्यू आएगी एक तो -1, दूसरी आएगी 2। तो जो -1 है ना वो तो पॉसिबल नहीं, नेगेटिव आ रही है, क्या है 2, तो L की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 0, 1 एंड 2। तो ये पूछा था कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, तो 0, 1, 2 ये तीनों इसकी पॉसिबल वैल्यूज है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस न्यूई टेक्स प्लेस एट अ क्वार्क लेवल थ्रू द फेमान डायग्राम दिस। ठीक है, इनमें से हमको चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। रिएक्शन हमको ये दे रखी है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्वार्क मॉडल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है, डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्वार्क वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, UUD, न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, UDD। तो इसमें एक U और एक D तो कॉमन आ रहा है, फिर क्या बचेगा, प्रोटॉन के लिए U बचेगा, न्यूट्रॉन के लिए D बचेगा। तो ये जो डायग्राम होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल इसका लिखा हुआ ही है, न्यूट्रॉन और न्यूई निकलते हैं। इसमें प्रोटॉन की जगह मैं U लिख सकती हूँ, न्यूट्रॉन की जगह मैं D लिख सकती हूँ। तो जब ये चीज़ करेंगे ना हम, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अब, A spin 2 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स a spin half इलेक्ट्रॉन। एक स्पिन 2 न्यूक्लियस से हम मान लेते हैं कि वो X है, वो एब्जॉर्ब करता है कि स्पिन हाफ इलेक्ट्रॉन को, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पिन 2, इसकी स्पिन हाफ, एंड इज देन ऑब्जर्व टू डीके टू a स्टेबल न्यूक्लियस इन 2 स्टेजेस। ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, स्टेबल न्यूक्लियस 2 स्टेज में के बाद बन रहा है, यानी फर्स्ट स्टेज में अनस्टेबल बनेगा, उसका वापस डीके होगा, तो फिर जो बनेगा वो स्टेबल होगा। ओके, तो ये देखिए X प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Y अनस्टेबल, रिकॉइलिंग अगेंस्ट एन इमिटेड इनविजिबल पार्टिकल इन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में एक इनविजिबल पार्टिकल निकल रहा है, उसको मैं I से डिनोट कर लेती हूँ, मान लेती हूँ कि इसके लिए स्पिन X है, एंड अगेंस्ट एन इमिटेड स्पिन 1 फोटोन इन द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है कि अनस्टेबल है, वापस डीके होगा, न्यूक्लियाई जेड बनेगा जो स्टेबल है, और साथ में एक गामा फोटोन निकल रहा है जिसकी स्पिन 1 दे रखी है, और बाकी भी हमको पता है स्पिन फोटोन की कितनी होती है, 1। If the stable nucleus is spinless, then the set of all possible spin values of the invisible particle is। अब ये बता दिया है कि स्टेबल न्यूक्लियस स्पिनलेस है, यानी इसकी स्पिन तो 0 है, और पूछी किसकी है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्पिन वैल्यूज ऑफ इनविजिबल पार्टिकल इसकी। ओके, तो देखिए X प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके Y और I देते हैं, ये अनस्टेबल था,
वापस ये ब्रेक होता है स्टेबल और गामा में। तो हमको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह हम लगाते हैं, तो कंजर्वेशन लॉ से इसकी स्पिन 0 है, इसकी 1 है, कंबाइन करेंगे 1 + 0 1 - 1 - 0 यानी 1 आता है हमारे पास में। तो ये रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब इधर जो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है इसके लिए भी स्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर स्पिन जो है वो 1 हो गई। अब देखिए एक्स और इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते तो वही 2 + ½ 2 - ½ से 3/2 5/2 दो वैल्यूज निकल के आती हैं। इधर हम देखते तो x + 1 और x, इसको x माना है, x हमको कैलकुलेट करना है, x + 1 और x - 1। अब x + 1 की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है और 5/2 भी हो सकती है। इसी तरीके से x - 1 की वैल्यू भी 3/2 भी हो सकती है और 5/2 भी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बना के सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल आती हैं, 1/2, 3/2, 5/2 एंड 7/2। तो ये सारी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर अ प्रोसेस in which atoms of actinium 226 get converted to atoms of radium and yield of energy 0.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस अकर्स थ्रू। ठीक है, ये हमको बोल दिया है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब हम देख के पता लगा सकते हैं 89 से 88, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिट्रॉन या तो निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, यानी या तो बीटा + डी हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें हमको एनर्जी क्या दे रखी है, 0.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो देखिए एनर्जी की कंडीशन जो है उससे हम पता लगाएंगे, ऑप्शंस में दे रखा है कि बीटा प्लस होगा या केवल ये होगा, दोनों होंगे। तो जब इसकी कंडीशन ध्यान से देखिएगा, जब ये एनर्जी जो है वो 2 me से ज़्यादा होती है, me यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी जो है वो रेस्ट मास एनर्जी देखेंगे तो 2 me c² से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी अगर होती है, तो अगर ज़्यादा है तो बीटा प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर दोनों प्रोसेस पॉसिबल होते हैं। लेकिन एनर्जी जो है ना वो अगर 2 me से कम है, me से तो ज़्यादा होगी, अगर 2 me से कम है तो केवल इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर 0.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 me से ये कम है, इसका मतलब यहाँ पर बीटा प्लस डी की तो पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा केवल तो ओनली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस न्यू। ऑप्शन डी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम 235 इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम के लिए दे रखी है, द यूरेनियम 235 न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन टू प्रोड्यूस 2 फ्रेगमेंट्स। फिजन हो रहा है इसका, 2 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, बोथ हैविंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। द एनर्जी रिलीज्ड इन जूल्स फ्रॉम द कंप्लीट फिजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इज देयरफॉर। तो जो कंप्लीट फिजन होगा 1 किलोग्राम का, उससे कितनी एनर्जी निकलेगी जूल्स में, हमको वो एनर्जी कन्वर्ट करके बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है इस रिएक्शन से जो देखते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट जो है वो देखिए, मान लीजिए फिजन हो रहा है 2 फ्रेगमेंट्स एक्स वाई, 2 इसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर इनका मास नंबर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमको 8.5 सेम दे रखी है। ठीक है, तो कुछ भी हो टोटल मिला के टोटल न्यूक्लियंस कितने हो जाएंगे, 235 ही होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा 235 × 8.5 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 235 × 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमको निकालना है एनर्जी रिलीज इन जूल्स फ्रॉम द कंप्लीट फिजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235। तो देखिए इसके अंदर ऐसा है कि जब बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट वगैरह उसमें पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे ग्राम वगैरह में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, हम Na/S से डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर क्या हमको एनर्जी पूछी है, ठीक है, और टोटल 1 किलोग्राम में निकालनी है। तो ये हमने इस एटम के लिए जो निकाल दी है। अब एक एटम के लिए कितनी हो गई, इतनी इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हमको सबके लिए टोटल 1 किलोग्राम के लिए निकालनी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको Na/A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ग्राम के लिए देखते तो हम यहाँ पर ये होता है, किलोग्राम के लिए करेंगे तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, 8.7 × 10⁻13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a fast moving nitrogen nucleus collides with an alpha particle at rest in the laboratory frame giving rise to the reaction this। ठीक है, ये फास्ट मूविंग न्यूक्लियस है, कोलाइड कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल से, ये हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। गिवन दैट मासेस, इन चारों के हमको मासेस AMU में दे रखे हैं। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ N14 न्यूक्लियस मस्ट बी। तो लेबोरेटरी फ्रेम में इस न्यूक्लियस की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो Q वैल्यू फॉर रिएक्शन निकालते हैं सबसे पहले ऐसे केसेस में हम। वो क्या होती है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू C²। ठीक है, रिएक्टेंट ये दोनों का मास, प्रोडक्ट ये दोनों, इनमें से इनके मास को मतलब हम माइनस कर देंगे, देन C² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनके मासेस किस में, AMU में है। ठीक है, तो AMU C²। अब 1 AMU किसके बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। तो 1 AMU को मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² लिखूंगी। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। देन मिनिमम एनर्जी निकालनी है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो देखिए, जब रिएक्शन इस टाइप की होती है ना, x + x गिव्स y + y, ये कैपिटल है ये स्मॉल है ना, ये तो क्या है मेन, और ये क्या है इसके साथ जो है अल्फा पार्टिकल, फिर ये वापस जो मेन प्रोडक्ट न्यूक्लियर बना है वो, और इसके साथ जैसे y क्या है, प्रोटॉन है। तो ई थ्रेशोल्ड क्या होती है, -q 1 + m स्मॉल x डिवाइडेड बाय m कैपिटल X। तो स्मॉल x यहाँ पर क्या अल्फा पार्टिकल है, x और ये दोनों क्या जो रिएक्टेंट्स है वो, और कैपिटल यानी मेन जो पार्टिकल था हमारा फास्ट मूविंग न्यूक्लियस नाइट्रोजन। इनके मासेस हम लिखेंगे, और ये हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, इनकी यूनिट कैंसिल। सॉल्व करेंगे तो नियरली 1.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दो रिएक्शन दे दी हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बोला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज लगाएंगे, उसके बाद में हम ith स्ट्रेननेस ये सारे कंजर्वेशन लॉज लगाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन के लिए चार्ज देखते हैं, पाई माइनस चार्ज, इस पर -1 +1 -1 +1, दोनों साइड में नेट चार्ज 0, तो चार्ज इज ऑलरेडी कंजर्व। नेक्स्ट विल लुक ऑन लेप्टोन नंबर, इनमें से कोई भी लेप्टोन नहीं है, तो लेप्टोन नंबर कंजर्व है। देन इट्स बेरियन नंबर, तो ये तो क्या है, मेजोन है, ये बेरियन है, ये मेजोन है, और ये बेरियन है, तो 0101 बेरियन नंबर कंजर्व। आई की बात करते हैं, तो पाई माइनस है, तो ये क्या ट्रिपलेट बनाता है, पाई + पाई - पाई 0, तो आई की वैल्यू, इसमें आइसो स्पिन की वैल्यू 1। प्रोटॉन डबलेट बनाता है न्यूट्रॉन के साथ, तो इसके लिए हाफ, k- डबलेट बनाता है हाफ, सिग्मा + ट्रिपलेट तो 1, कंबाइन करेंगे तो ½ 3/2 दोनों में बनेगा, आइसो स्पिन भी यहाँ पर कंजर्व्ड है। नेक्स्ट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन I3। देन इसमें क्या है, I3 इसके लिए -1, प्रोटॉन के लिए हाफ, k- के लिए -½ इसके लिए +1, तो -½ आ रहा है इधर, +½ आ रहा है, बराबर नहीं है, तो I3 कंजर्व नहीं है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के लिए देखा जाए तो ये रिएक्शन फॉरबिडन हो जाएगी। नेक्स्ट वी लुक ऑन दिस ऑप्शन बी, रिएक्शन बी, तो k- + प्रोटॉन गिव्स k- + रो मेजोन। चार्ज -1 +1 -1 +1, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंजर्व है। लेप्टोन नंबर, तो कोई लेप्टोन है नहीं इसमें, तो लेप्टोन नंबर कंजर्व है। बेरियन नंबर देखते हैं, ये तीनों मेजोन से ही अकेला बेरियन है, तो बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, तो जब बेरियन नंबर ही कंजर्व नहीं, ये रो मेजोन है ना, तो केवल ये बेरियन बचा, बेरियन नंबर ही कंजर्व नहीं, तो रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं होगी, फॉरबिडन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द हाइप्रोन डिके, दिस फॉलोड बाय दिस। ठीक है, इफ द आइसोस्पिन कंपोनेंट बेरियन नंबर एंड स्ट्रेन इज क्वांटम नंबर, उनको हम IZ BS से डिनोट करते हैं, तो बताना ये किस में क्या कंजर्व है। 4 ऑप्शन है, A B C D, C और D मैंने नहीं लिखा है ताकि सॉल्यूशन इसी पेज पे आ जाए। ठीक है, तो हमको IZ B और S बस यही 3 चीज़ें चेक करनी।
फर्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं आइजेनिनी इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, ठीक है। तो लैम्डा इसके लिए ये तो सिंगलेट होता है तो आइजेड की वैल्यू 0, न्यूट्रॉन के लिए -12, पाई 0 के लिए 0, इधर 0 इधर -12 कंजर्व नहीं रहेगा। बैरियन की बात करते हैं, लैम्डा जो है वो बैरियन है, न्यूट्रॉन जो है वो बैरियन है, और ये तो मेजॉन है तो इसका 0, इधर भी 1 इधर भी टोटल 1 तो कंजर्व है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंजनेस, lambda is a strange particle having strangeness -1, but neutron and pion are non-strange, so their strangeness is 0, hence here strangeness is not conserved, so we can see option A. In first, iz is not conserved, b is conserved, s is not conserved. It is following all this. Next reaction number second, pi 0 gives gamma plus gamma. Third component of isospin is 0 for all of them, so it is conserved. There is no baryon in these three, so baryon number is also conserved, and all are non-strange particles. There is no strange particle, so all are having strangeness 0, so it is also conserved. So in option A we can see in second reaction iz is conserved, b is conserved, s is conserved, so option A is our right answer. Okay, next is question number 11. It is a very simple question just based on simple semi-empirical mass formula. Here the question is saying, in the semi-empirical mass formula, the volume V, surface S, Coulomb C, and pairing P contributions to the binding energy of a nucleus XAZ vary with mass number AS. How these different terms of semi-empirical mass formula depend on mass number A, just we have to show that dependency. So we have studied Vs cap. It's a trick to remember semi-empirical mass formula. I have already told you this thing. So binding energy is AVA minus AS at to the power 2 by 3 minus AC ZZ minus 1 divided by a to the power 1 by 3 minus AA a minus 2Z का whole square divided by a minus AP divided by a to the power 3 by 4. It's a very important formula. Normally a 5 mark question directly comes in NET exam in part C. So you must be remembering this. We have already studied. So volume term is depending on mass number S. V is proportional to A. Here surface term is having the dependency a to the power 2 by 3. Coulomb term having the dependency a to the power minus 1 by 3. And for pairing energy, it is a to the power minus 3 by 4. Here this is asymmetric term which is not asked in the question. So option A is our right answer. Okay. Next is question number 12. It's also a good question. Normal level question. Okay. It is based on radioactivity. And we have studied radioactivity very nicely, so it's easy question. Just look question number 12. In an experiment, Au 79197 nuclei were bombarded with neutrons, leading to the formation of Au 79198, which is unstable. So here this nuclei is bombarded with neutrons. Neutrons, that means one neutron is added here, 197 plus 1 198. Now it is unstable. It is unstable, that means it will show radioactivity phenomena and it will decay. The half life of this was measured to be 2.25 days. तो इसकी हाफ लाइफ हम मेजर करते हैं, हिंदी में समझा लेती हूँ. इसकी हाफ लाइफ जब हम मेजर करते हैं तो वो आती है 2.25 डेज. एंड इट वॉज फाउंड लेटर दैट दिस मेजर्ड हाफ लाइफ वॉज एन अंडर एस्टिमेट बाई 10%. तो बाद में पता चला कि इसकी जो मेजर्ड हाफ लाइफ जो है ना वो एक्चुअल हाफ लाइफ से 10% कम है. The corresponding percentage error in the estimated population after 9 days. तो 9 दिन के बाद में जो हमारे एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है उसमें एरर कितनी आती है जो हमको बताना है. एक तो मेजर हाफ लाइफ है, एक एक्चुअल हाफ लाइफ है. दोनों से हमको इसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है और उनके डिफरेंस को परसेंटेज एरर की फॉर्म में बताना है. ठीक है. सो मेजर हाफ लाइफ इज गिवन 2.25 डेज. दैट एक्चुअल हाफ लाइफ इज x. ठीक है. एक्चुअल हाफ लाइफ से 10% कम. 10% एक्स इंटू 10 बाई 100 यानी x बाई 10. तो x माइनस एक्स बाई 10 2.25 डेज है. सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 2.5 डेज हो जाएगी. तो ये क्या होगी, इसकी एक्चुअल हाफ लाइफ हो चुकी है. अब हम देखते हैं कि मेजर्ड हाफ लाइफ से और एक्चुअल हाफ लाइफ से दोनों से हम इसमें पॉपुलेशन निकालते हैं. तो हमको पता है n क्या होता है, n नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी. तो जब हम इसमें रखेंगे ना, n नॉट तो अननोन है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा. लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ यानी 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ. मेजर्ड निकाल रहे हैं तो टी हाफ की वैल्यू 2.25 है. इंटू टाइम. टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 9 डेज बोल रखा है. तो इंटू 9
ये सॉल्व करेंगे, मोबाइल से सॉल्व कर लेंगे, इतना क्या। यूजिंग एक्चुअल हाफ लाइफ निकालते हैं, इसके लिए डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा डैश की वैल्यू डिफरेंट होगी, इट विल डिपेंड ऑन द हाफ लाइफ, एक्चुअल हाफ लाइफ इज हियर 2.5 डेज, तो 2.5 डेज लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं, इसमें ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो परसेंटेज एरर क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस एरर जो है वो, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइड किसका करना है, एक्चुअल वैल्यू का इंटू 100, तो सिंपली एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यूज करके सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में एरर आ जाएगी 25%. Next is question number 13. It is saying a subatomic particle psi and excited state psi star have real, I think जैसे लिखना था यहाँ पे, ओके जो भी है, masses this and this. तो psi और उसके excited state psi star के लिए मास दे रखे हमको, a table of its assigned quantum numbers is given below. अब इसके जो क्वांटम नंबर्स है इनके लिए भी टेबल में हमको दे रखा है कि एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू 1 है, पैरिटी -1 है, सी पैरिटी -1, ऐसा स्पिन आई 0, इलेक्ट्रिक चार्ज Q 0 है। इफ पाई 0 स्टार इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ पाई 0 विद अ मास ऑफ दिस, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, मास इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज पॉसिबल व्हेन द अबव क्वांटम नंबर्स आर कंजर्व, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है वो पॉसिबल होगी अगर अबव क्वांटम नंबर्स कंजर्व होते हैं। चार रिएक्शन दे रखी है हमको, ए बी सी एंड डी। तो पैरिटी कंजर्वेशन लगाते हैं। पैरिटी में देखिए हमको पता है मेसन्स की पैरिटी -1 होती है, उसके अलावा जो कुछ भी बचते हैं उनकी +1 होती है। ये याद रखने का तरीका था, प्रोसेस हम पहले स्टडी कर चुके हैं। और पैरिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। तो देखिए इधर साई स्टार के लिए पैरिटी -1 है, गामा गामा दोनों के लिए पैरिटी अगर हम उससे भी देखें ना तो कितना आएगा, इसके लिए +1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 × 1 मल्टीप्लाई 1 तो बराबर नहीं है। इसमें देखते हैं इसकी -1, इसकी भी -1 दे रखी। पाइons और mesons having parity -1, so here it is -1 × -1 × -1 giving resultant -1, and here left hand side and right hand side parity are equal, that means parity is conserved. Next one is option C, psi star is having parity -1, pi naught both are mesons having parity -1, their product gives us +1, and hence here -1 is not equal to +1, parity is not conserved. In option D also we can see here psi star is having parity -1, psi is also having parity, from here we are saying this, okay, -1, and pion means having parity -1, here also parity is not conserved, and we are given that when the which reaction is possible when the above quantum numbers are conserved. So in A, C and D parity is not conserved, only in B option parity is conserved, hence the correct answer is option B. Next is question number 14. It is based on semi-empirical mass formula. Very easy question. We can see this. The question is saying the Weizsäcker semi-empirical mass formula for an odd nucleus with Z protons and A nucleons may be written as this. So here energy is given. Binding energy formula is this, where alpha are constants independent of Z and A. Alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 are given constant, and these do not depend on the value of Z and A. For a given A, if ZA is the number of protons of the most stable isobar, क्या बोल रखा है, अगर Z जो है वो मोस्ट स्टेबल आइसोबार के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियोटाइड अंडरगोज अ सिंगल बीटा माइनस डिके टू ZA। तो जब सिंगल बीटा माइनस डिके में ये बनता है तो एनर्जी टोटल कितनी रिलीज होगी वो हमको निकालना है। तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब बीटा माइनस डिके का प्रोसेस मैंने ये लिखते हैं। अब हमको बोल रखा है कि डीके होने के बाद में जो न्यूक्लियस बनता है उसके पैरामीटर ZA और A हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना होता है, -1E0 होता है, -1E0। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, Z -1 होगा, तभी रिएक्शन होगी। तो ये मैंने रिएक्शन गिवन इस डेटा के अकॉर्डिंग रख ली है। अब Q वैल्यू निकालते इसकी तो क्या होगी, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। और बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में लिखे तो बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो देखिए दोनों Z की वैल्यू चाहे Z हो चाहे Z -1 हो, ये दोनों टर्म तो दोनों में कैंसिल हो जाएगी। और रिएक्टेंट के लिए यहाँ पे क्या है, Z -1, और प्रोडक्ट के लिए क्या है, Z है। यहाँ पर Z की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, इसमें पुट करूँगी तो alpha 3 Z -1 प्लस alpha 4 Z -1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया रिएक्टेंट के लिए, माइनस प्रोडक्ट के लिए alpha 3 Z माइनस alpha 4 Z²। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्व करते हैं ना तो बचता है -alpha 3 प्लस alpha 4 -2 alpha 4 Z। अब Z कौन सा, ये ZA जो है ना इसी को Z लिखा हुआ है। तो मोस्ट स्टेबल आइसोबार है, इसका मतलब del M/del Z को 0 करेंगे
तो इससे हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये चीज़ हम पहले बहुत कर चुके हैं। तो इससे जेड की वैल्यू आती है -α3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ α4 एंड हेयर वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ जेड इन दिस इक्वेशन एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट आंसर इज α4। सो ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। न्यूक्लियर की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हमने गेट के 2 पार्ट्स में वीडियोस बने हुए हैं, नेट के 4 पार्ट में बने हुए हैं, देन जेस्ट का एक वीडियो है और अभी टीएफआर का वीडियो है। इसके बाद में हम थर्मल स्टार्ट करेंगे। तो बस थर्मल पढ़िएगा, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।